हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ हिंदी व्याकरण की एक नई क्लास के साथ। यानी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समास। यानी कि हम जानेंगे समास किसे कहते हैं और समास के भेद कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। हम जानेंगे सबसे पहले कि समास कहते किसे हैं। यानी कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा या संक्षिप्त रूप, यानी संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। अब समास जानेंगे, आखिर इसका मतलब क्या होता है। हमने तो जान लिया इसका अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, और डिटेल में जानेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि दो अथवा अधिक पदों। अब जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, सर्वप्रिय, इसमें दो पद हैं, सर्व है और प्रिय है, जिसको यदि हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सबको प्रिय। तो समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, यानी कि संक्षिप्त रूप। सबको प्रिय का संक्षिप्त रूप क्या बना? सर्वप्रिय। तो इस प्रकार हमें पहचान करनी होगी। इसमें दो पद दे रखे हैं, पहला है सर्व, फिर दूसरा है प्रिय। उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सबको प्रिय। अब जब इसको हम संक्षिप्त किया तो क्या बना? सर्वप्रिय। इसके मेल से क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। दो शब्दों के मेल से बना पद समस्त पद कहलाता है। दो शब्दों के मेल से बना पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। यानी कि सबको प्रिय या सर्वप्रिय, इसमें क्या है? दो पद हैं, इसके मेल से क्या बनता है? समस्त पद बनता है। समस्त पद का जो पहला पद वो पूर्व पद कहलाता है। अब सर्वप्रिय में हम देखें तो सर्व क्या है? हमारा पूर्व पद है, यानी कि पहला पद है। सर्व पहला पद, या फिर सबको पहला पद। समस्त पद का दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, यानी कि प्रिय। प्रिय हमारा क्या है? उत्तर पद है। प्रिय क्या है हमारा? उत्तर पद। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं? जो पहला पद होता है सर्व हमारा उत्तर पूर्व पद है, और प्रिय हमारा क्या है? जो है उत्तर पद है। समस्त पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल कुछ देखेंगे हम। जैसे हमने सर्वप्रिय देखा, सबको प्रिय। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। यथा संभव, जितना संभव हो सके। यथा विधि, विधि के अनुसार। मरकस, पूरी शक्ति से। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। नील गाय, नीली है गाय। ये सभी क्या है? हमारे समास है, जिसको हमें आगे चलकर इसकी पहचान करनी होगी कि कौन सा समास है। जब इसके हम भेद पढ़ेंगे तो एक एक करके हम सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब हम जान लेते हैं समास के भेद कितने होते हैं। समास के 4 भेद होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से 6 भेद माने जाते हैं, मतलब 6 भेद होते हैं, परंतु ये जो भेद है 2, ये हमारे तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है अव्ययभावी समास, और चौथा है बहुब्रीहि समास। और अगर हम पांचवे की बात करें तो कर्मधारय तत्पुरुष समास। छठा हमारा द्विगु समास है, परंतु इसको क्या कर दिया है? तत्पुरुष के उपभेद के अंतर्गत इसको रख दिया गया है। यानी कि अगर पूछा जाए तत्पुरुष समास के 2 उपभेद कौन से हैं, तो कर्मधारय तत्पुरुष समास है और द्विगु तत्पुरुष समास है। और अगर टोटल पूछे जाए कि मुख्य रूप से कितने भेद हैं समास के, तो हम क्या कहेंगे? 6 भेद हैं। अब जैसे यहाँ पर हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं समास, जिसके अंतर्गत तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत तत्पुरुष के अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। इसके उपभेद हमने जाने कौन कौन से होते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद कौन कौन से हैं, तो कर्मधारय और द्विगु समास है। तत्पुरुष के अन्य जो भेद होते हैं वो है न्य तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी चैप्टर करते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो हमें उसका कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। क्योंकि आज इतना कंपटीशन टफ हो गया है कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के जो है पूछता है।
तो इसीलिए हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसको पूर्ण रूप से पढ़ना है, उसकी छोटी-छोटी चीज़ें अगर दे रखी हैं तो उसके बारे में भी जानना है। तो उसके अन्य भेदों पर भी हम एक नज़र ज़रूर डालेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाए, आंसर उसका हमें आना चाहिए। तो अब एक-एक करके हम सभी समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो तथा पहला पद गौण हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अभी मैंने जैसे आपको बता दिया उत्तर पद और पूर्व पद कौन सा होता है, तो इसमें वही बात कर रहा है कि दूसरा पद यानी कि इसका उत्तर पर प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद यानी कि पूर्व पद जो है वो गौण होता है। पहचान कैसे करेंगे? इसमें विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हमने पिछली क्लास में कारक पढ़े थे ना, कर्ता ने कर्म को करण से। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, क्योंकि तत्पुरुष समास में इन्हीं सभी जो कारक है उनकी आवश्यकता होती है पहचान के लिए। तो आपको पता होने चाहिए कारक कौन कौन से होते हैं। इसमें क्या होता है? कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तथा जोड़ने पर विभक्त चिन्ह या कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को क्या है? एक कारक है। पद प्राप्त, पद को प्राप्त, को क्या है? हमारा कर्म कारक है। तो इसके अंतर्गत को का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। यश प्राप्त, अगर पूछ लिया जाए यश प्राप्त या फिर पद प्राप्त, ये कौन से समास के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पहचान करना आना चाहिए कि ये हमारे जो दोनों हैं ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने देखा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष समास होता है। यानी कि कर्म का जो चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। तो को का यहाँ पर क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? कर्म तत्पुरुष समास। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को रचने वाला। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। शरणागत, शरण को आगत। यहाँ पर क्या हो रहा है? को का लोप हो रहा है, तभी तो ग्रंथकार बना, को का लोप हुआ। सर्वप्रिय, को का लोप हुआ। शरणागत, को का लोप हो गया। तो यहाँ पर हम पहचान भी कर पा रहे हैं कि जिस पद को, यानी कि जो ये एक शब्द है, इसका जब हम विभाजन कर रहे हैं तो उसमें हमें किस प्रकार के कारक को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे कि हम इसका ग्रंथकार का जब विभाजन कर रहे हैं, ग्रंथ को रचने वाला, तो को आया, तो हमारा कौन सा तत्पुरुष समास है? अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तत्पुरुष के अंतर्गत पूछ लिया जाए कि ये तत्पुरुष का कौन सा भेद है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कर्म तत्पुरुष है। उसी प्रकार दूसरा हमारा है करण तत्पुरुष समास, जहां पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से, यानी कि करण जो हमारा कारक है उसकी विभक्ति क्या है? से या फिर के द्वारा का लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, यानी कि तुलसी द्वारा कृत। मन गणंत, मन से गढ़ी हुई। गुणयुक्त, गुण से युक्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। ये सभी क्या है? हमारे करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला आता है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अब संप्रदान तत्पुरुष समास की हम पहचान कैसे करते हैं? जहां पूर्व पद के संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, यानी कि संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? के लिए। जब इसका लोप हो जाता है तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। गौशाला, गौ के लिए शाला। इस प्रकार आपको पहचान करनी होगी। कारक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उन कारकों को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि वो आपको मदद करेंगे समास को पहचानने में। तत्पुरुष के जितने भी भेद हैं उनको पहचानने में आपकी मदद करेंगे। अब अपादान कारक हम देखेंगे, अपादान तत्पुरुष समास देखेंगे, जहां पूर्व पद में कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, यानी कि अपादान में भी से का लोप हो जाता है। इसका भी कारक चिन्ह क्या है? से। वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। धर्म विमुख, धर से विमुख। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट।
अगला है संबंध तत्पुरुष समास, इसको हम देखेंगे। जहां पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशवासी, देश का वासी संबंध बता रहा है। राजपुत्री, राजा की पुत्री, यहाँ पर भी क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। देवालय, देव का आलय, ये क्या है, हमारे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष का कौन सा भेद है, संबंध तत्पुरुष। इस प्रकार आपको इसकी पहचान करनी भी आनी चाहिए। अब देखेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जहां पूर्व पद में अधिकरण कारक में पर विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दानवीर, दान में वीर। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। स्वर्गवास, स्वर्ग में वास। ये सभी क्या है, हमारे अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। पहचान करनी भी आपको आनी चाहिए और विभक्ति चिन्ह के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब तत्पुरुष समास के जो दो उपभेद हैं उनके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से उपभेद हैं, कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाते हैं, इसी स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन सा समास है जिसका जो है एक पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है, तो वो कर्मधारय समास होता है। अथवा एक पद उपमेय या तथा दूसरा पद उपमान होता है। एक पद उपमेय, दूसरा उपमान होता है, अर्थात दोनों में से एक की तुलना या उपमा दूसरे से की जाती है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ध्यान रखना होगा आपको ये दोनों चीजें। विशेषण विशेष्य के उदाहरण पहले हम देखेंगे जो कर्मधारय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। महादेव, महान है जो देव, क्या है, कर्मधारय समास। अंधकूप, अंधा है जो कूप। पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम, ये क्या है, यहाँ पर विशेषण और विशेष यानी कि विशेष की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार उपमान और उपमेय यानी कि जहां पर तुलना की जा रही है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पर तुलना हो रही है। भुजदंड, दंड के समान भुजा। कर पल्लव, पल्लव रूपी कर। कर कमल, कमल रूपी कर। घन श्याम, घन के समान श्याम। आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी होंगी। आप इस क्लास को फिर देखिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी हमारे स्टडी जोन चैनल पर। तो वहां जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे जो है आप बार बार रिवीजन भी इसका कर सकते हैं, जिससे कि समास को पहचानने में आपको जो है सहूलियत हो। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपके पास एक व्यवस्थित नोट हो जाए, जिससे कि आप उसको पढ़ सकें। आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे करिए। अगला है द्विगु समास। अब द्विगु समास किसे कहते हैं, वह समास जिसका पूर्व यानी कि पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ध्यान रखना होगा, द्विगु समास के अंतर्गत क्या आता है, संख्याएं आती हैं। द्विगु समास में संख्याएं आती हैं। इसमें भी पूर्व यानी कि पहला पद तथा उत्तर दूसरे पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसमें भी जो है विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, परंतु इसकी हम पहचान, द्विगु की पहचान कैसे करेंगे, द्विगु समास की समास की पहचान, इसमें संख्याएं आती हैं और विशेषण विशेष्य होता है। और हमारे कर्मधारय तत्पुरुष समास के अंतर्गत विशेषण विशेष्य होता है तथा उपमेय उपमान होता है, जहां पर तुलना की जाती है। अर्थ की दृष्टि से यह समास समूहवाची होता है, यानी कि इसके अंतर्गत अधिकतर समूह की चीजों को दर्शाया जाता है। जैसे कि त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह या फिर समाहार। नवरात्र, नवरात्रों का समूह। अब यहाँ पर जो है किसकी विशेषता बताई जा रही है, रातों की। कितनी है, नव, नव रातों का समूह। चार मासों का समाहार। जैसे कि यहाँ पर अगर और उदाहरण देखें तो चार पाई, चार पाई यानी कि जिसके चार पैर हैं, तो वो क्या हो गया हमारा चार पाई। उसी प्रकार हमारा आ गया त्रिभुज, यानी कि इसके अंतर्गत एक प्रकार की संख्या है, तीन भुजा त्रिभुज। इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। आगे देखेंगे
तत्पुरुष समास के अन्य भेद जो हमने अभी ऊपर देखे थे। न्य तत्पुरुष समास, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? समास का पूर्व पद न का भाव उत्पन्न करता है, यानी कि न्य तत्पुरुष जिसमें न का भाव उत्पन्न हो। अछूत न छूत, अनहोनी न होनी। अलुक तत्पुरुष समास की हम पहचान कैसे करते हैं? इस तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता, यानी कि इसके दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। मनसिज, मन में उत्पन्न। तीसरा हमारा है मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच दो से अधिक पदों का लोप हो जाता है। कैसे हो जाता है उसको हम देखेंगे। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, यानी कि दही बड़ा, इसमें जो पद का लोप हो रहा है डूबा हुआ, में डूबा हुआ का लोप हो गया, दही बड़ा बचा। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसमें पदों का लोप हुआ। पर चलने वाली गाड़ी, यानी कि पर चलने वाली का लोप हो गया, क्या बचा? रेलगाड़ी। तो इस प्रकार हमें पहचान करनी आनी चाहिए। और ये अन्य भेद है तो एक नजर इस पर भी आप जरूर डालिए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। उपपद तत्पुरुष समास क्या होता है? इस तत्पुरुष समास के दूसरे पद का पृथक रूप में प्रचलन सामान्यता नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? इस तत्पुरुष समास में दूसरे पद का पृथक रूप में प्रचलन सामान्यता नहीं होता है। जैसे शास्त्रज्ञ, शास्त्र प्लस ज्ञ, शास्त्रों का ज्ञाता। नीरद, नीर प्लस द, नीर का दाता। इस प्रकार आपको पहचान करने आनी चाहिए। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान करना भी बहुत ही आसान है। जैसे कि हमने द्विगु समास की पहचान की, क्योंकि वो संख्यावाचक होते हैं तो हमें समझ में आ जाता है, वो समूह दर्शाते हैं। उसी प्रकार द्वंद्व में कैसे हम पहचान करेंगे? यह समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि इसमें जो उत्तर पद होता है और पूर्व पद होता है, इसमें दोनों की प्रधानता होती है, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। इनमें दोनों के बीच और, तथा, अथवा का प्रयोग होता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं द्वंद्व समास की? और, अथवा, तथा जो दो पद होते हैं उनके बीच में क्या लग जाता है? जो योजक चिन्ह है इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं? और, अथवा या फिर तथा। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि से क्या बना? लाभ और हानि। राजा रंक, राजा और रंक। माता पिता, माता और पिता। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन। न्यूनाधिक, न्यून अथवा अधिक। लव कुश, लव और कुश। देवासुर, देव और असुर। जैसे कि आपसे पूछ ले लव कुश में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। इसका विग्रह आप कैसे करेंगे? लव और कुश। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। इस प्रकार आप क्या करेंगे? पहचान करेंगे। जो है जो भी यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखे हैं, जो ट्रिक दे रखी है, जैसे हम पहचान कैसे करेंगे और अथवा, आप इन चीजों को लगाकर आप इसका विभाजन करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि समास कौन सा है। आगे बढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास देखेंगे। वह समास जिसका पूर्व पद प्रधान व अव्यय हो। इसमें क्या होता है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जाते हैं अव्ययी भाव समास से, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। जिसका पूर्व पद प्रधान हो अथवा अव्यय हो। पूर्व पद प्रधान भी होता है, जो पूर्व पद होता है वो प्रधान भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? इसमें अव्यय होता है। हमने अव्यय भी पढ़े हैं अपनी पूर्व क्लासों में, यानी कि पिछली क्लासों में। आप अव्यय देख लीजिएगा, अगर आप अव्यय के बारे में नहीं जानते तो एक बार उस क्लास को पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आजीवन, जीवन भर। यथा मति, यानी कि मति के अनुसार। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। प्रतिदिन, हर दिन। प्रतिफल, हर पल। इसी प्रकार एकाएक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगला देखेंगे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विशेषण होते हैं। फिर से,
इसमें दोनों पद गौण होते हैं, यानी कि इसमें जो मैंने आपको शुरू में बताए थे 2 पद, जैसे पीतांबर, अब इसमें पीत और अंबर, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, यानी कि पीला और अंबर। तो इसमें क्या होता है, दोनों पद गौण होते हैं, यानी कि इसमें जो है दोनों पद ही गौण होते हैं। इसमें एक तीसरा अर्थ प्रकट होता है। बहुब्रीहि समास की ये भी एक पहचान है कि इसमें दोनों पद गौण होते हैं, और जब हम उसका विभाजन करते हैं तो उसमें क्या होता है, तीसरा पद, यानी कि जो है तीसरा जो है उसका अर्थ निकलकर कुछ और ही आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर हम किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को। पीतांबर किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को। लेकिन इसका अर्थ जब हमें विभाजित कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है, पीला है वस्त्र जिसका, किसका, श्री कृष्ण का। दीर्घ बाहु, लंबी भुजाएं हैं जिसकी, विष्णु। अष्टभुजा, 8 भुजाएं हैं जिसकी, दुर्गा। इस प्रकार हम इसकी पहचान करेंगे, यानी कि जब तीसरा अर्थ निकल के आए, किसी और की तरफ इंगित हो रहा है, इशारा हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जो है बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, किसका, श्री कृष्ण का, सॉरी गणपति का, आई एम सॉरी। लंबा है लंबोदर किसे कहेंगे, हम कहेंगे गणेश भगवान को। पीतांबर किसे कहेंगे, श्री कृष्ण को। इस प्रकार आपको पहचान करनी होगी। अजान बाहु किसे कहेंगे, जिसकी भुजाएं लंबी हैं, हम या तो श्री राम को कहेंगे या फिर हम जो है गांधी जी को कहेंगे। तो इस प्रकार हमें पहचान करनी होगी, जहां पर तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा हो, यानी कि तीसरा पद प्रधान हो रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में हम कैसे पहचान करेंगे, कर्मधारय समास में यह समस्त समास तत्पुरुष समास का उपभेद है। इस समास में दूसरा पद प्रधान व पहला पद गौण होता है। इस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण व विशेष संबंध होता है। जैसे नीलकंठ हमने देखा, नीला है कंठ, जो नीलकंठ। उसी प्रकार बहुब्रीहि समास, यह समास एक स्वतंत्र समास होता है। इसमें दोनों पद गौण होते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद का विशेषण होते हैं, तीसरा पद प्रधान है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। इस प्रकार हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, हमने देखा। द्विगु समास तत्पुरुष समास का उपभेद है, ये भी हमने देखा। द्विगु, दो गौओं का समाहार, यानी कि इसमें क्या है, दो गौओं का समाहार। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण में देखा था, समूह बताता है, चार पाई, 4 पैरों का समूह। इस प्रकार त्रिकोण, 3 कोण। द्वंद्व समास की हम पहचान कैसे करते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों के बीच और तथा अथवा या का प्रयोग होता है। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा कौन सा समास है, द्वंद्व समास। माता पिता, माता और पिता कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अव्ययभाव समास तथा बहुब्रीहि समास में अंतर कैसे करेंगे। अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, भरकस, पूरी शक्ति से। बहुब्रीहि समास का तीसरा व अन्य पद प्रधान होता है, पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण। तो इस प्रकार हमने आज समास के सभी प्रकारों को देखा और हमने समझा, जाना कि समास किसे कहते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, आप अपने दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि वो भी इस क्लास को देखकर फ़ायदा ले सके। और जो है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट भी करिए, या फिर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए, सजेशन दीजिए। और बेल आइकन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।